कांग्रेस एक नेता हैं विजय वट्टेटीदार, महाराष्ट्र में कांग्रेस के एमएलए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने तो 15-15 हज़ार रुपए के ड्रोन भेजे, उनको मारने के लिए हमने 15-20 लाख रुपए की मिसाइल्स बर्बाद कर दी, बड़ा खर्चा कर दिया। वैसे ये कांग्रेस के नेताओं को कैसे पता कि कौन सी मिसाइल किस चीज के लिए लॉन्च की गई थी? यही बड़ी विचित्र सी बात है। इन नेताओं के साथ जानते क्या होता है? देखिए, ये इतना, जैसे अभी मान लीजिए वो कोविड दोबारा आने की बात हो रही ना, तो कहते हैं कि जो वायरस है वो म्यूटेट करता है, वो अपनी जीनोम सीक्वेंसिंग को बता। इनका म्यूटेशन तो बड़ा गजब का है। देखिए, जब राफेल आने वाला होता है तो एरोनॉटिक्स के एक्सपर्ट बन जाते हैं। फिर जब कोविड का वैक्सीन आने वाला था, सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपर्ट बन गए। जब वो लॉन्च हुआ तो उन्होंने कहा इतनी जल्दी तो हो ही नहीं सकता है, तो उन्होंने कहा स्टैटिस्टिक्स के एक्सपर्ट बन गए। जब राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला तो मुहूर्त के एक्सपर्ट बन गए। वही जाके अब बैलिस्टिक के एक्सपर्ट बन के आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उन्हें पता होना। वैसे मैं बता दूं, सेना के कुछ जिम्मेदार अधिकारियों ने इस विषय के ऊपर फैक्चुअल जानकारी दी है। उन्होंने कहा छोटे मोटे ड्रोन आ रहे थे, उनको गन से मारा गया है। जो उनसे थोड़े बने थे उनको आकाश तीर से मारा गया है। हर चीज को मारने के लिए, मच्छर को मारने के लिए तोप नहीं चलाई जाती है। वो हमारी सेना ने सारी बातों का ध्यान रखा है और जिस प्रोफेशनलिज्म के साथ भारत की सेना ने किया है। अब मगर एक मामले में मैं दुख के साथ कहता हूं, एक मामले में पाकिस्तान हमसे मजबूत स्थिति में है। आप कहेंगे वो क्या? पाकिस्तान में वहां के सेना के ऑपरेशन पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है, ना कोई यूट्यूबर, ना कोई इन्फ्लुएंसर, ना कोई नेता यहां पर अनेक सवाल उठा रहे हैं। बस इसी चीज को समझने की जरूरत है और इसीलिए ईमानदारी से प्रधानमंत्री जी ने एक प्रयास किया है, जो 7 डेलीगेशन भेजे हैं, कि पूरी दुनिया को यह लगे कि भारत एक साथ है। और जो आपने कहा कि पाकिस्तान हमारे बयानों को यूज करता है, यह तो जब कांग्रेस सत्ता में थी तब भी यूज करता था। और ये मैं फैक्ट के साथ कह रहा हूं, समझौता एक्सप्रेस पाकिस्तान ने करवाया और यह बात एफबीआई और अमेरिकन एजेंसीज के इन्वेस्टिगेशन में भी आई। पहले आईबी कह रही थी कि पाकिस्तान ने कराया, अचानक आपने यू टर्न ले लिया और हिंदू टेरर की थ्योरी दे दी। पाकिस्तान कोट करने लगा, देखो भारत हमसे कह रहा है, ये कर रहा है। अब बताइए, 26/11 मसूद अजहर ने करवाया और इनके नेता बयान देने लगे 26/11 इज एन आरएसएस कॉन्स्पिरेसी। अजीज बर्नी ने उस पर किताब लिख दी, उसका उद्घाटन हो गया। पाकिस्तान कहने लगा देखो ये। तो प्रॉब्लम क्या है? ये पाकिस्तान को कवर फायर सत्ता में भी देते हैं और पाकिस्तान को कवर फायर विपक्ष में रहते हुए भी देते हैं। मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा, सीखना है तो हमसे सीखिए। 62 के युद्ध में जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार को इस कदर समर्थन दिया था, सिर्फ जनसंघ ने नहीं था, हमारा नाम जनसंघ था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी ऐसा समर्थन दिया था कि 26 जनवरी 1963 को उन्होंने गणतंत्र दिवस परेड में इनवाइट किया था। 1965 के युद्ध में जनसंघ ने ही नहीं, लाल बहादुर शास्त्री जी ने ऑल पार्टी मीटिंग में द्वितीय सरसंघचालक गुरु गोलवलकर जी को बुलाया था। 1971 की जंग में जिस ढंग से अटल जी ने इंदिरा जी का समर्थन किया था, वो पूरी आज तक कांग्रेसी कोट करते हैं। 1995 में जेनेवा में जिस समय पाकिस्तान हमारे खिलाफ प्रस्ताव ला रहा था, नेता प्रतिपक्ष के रूप में अटल जी नरसिम्हा राव सरकार का समर्थन करते हुए गए थे और नरसिम्हा राव सरकार को पूरा क्रेडिट दिया। घर में आके जो लड़ाई लड़नी थी लड़ी। जब 2013 में नवाज शरीफ ने मनमोहन सिंह जी के बारे में आपत्तिजनक शब्द बोला तो मोदी जी ने बतौर चीफ मिनिस्टर कहा था, कौन होता है 125 करोड़ देशवासियों के बारे में बोलने वाला। मगर कभी कभी जानते क्या होता है, आपके ही कार्यक्रम का मैं बता रहा हूं, आपकी अदालत में अटल जी का जो एपिसोड था वो आप देखिएगा, तो उसमें रजत जी ने उनसे पूछा था कि 71 की लड़ाई में दुर्गा कहा था इंदिरा जी को, तो अटल जी ने कहा मैंने समर्थन किया था पर मैंने दुर्गा नहीं कहा था। और कहा अखबार में छप गया था। फिर उन्होंने कहा इंदिरा जी की सबसे ऑथेंटिक जीवनी पुपुल जयकर जी ने लिखी। कहा वो मेरे पास आई, मैंने कहा मैंने ऐसा नहीं कहा था। फिर उन्होंने सारे उस जमाने के आर्काइव्स, प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट और अखबार छान मारे, उसमें कहीं नहीं मिला। तो अटल जी ने बड़े मजेदार ढंग से कहा था, मैंने समर्थन किया था, मैंने नहीं कहा था, पर क्या बताएं दुर्गा पीछा ही नहीं छोड़ रही। जनता में से हम सवाल ले सकते हैं एक दो? हाँ। अगर अब पाकिस्तान ने फिर कुछ हरकत करी या कोई आतंकवादी भेजे तो भारत अब क्या करेगा? प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि अब हमारा डॉक्ट्राइन ये हो गया कि एनी टेररिस्ट एक्ट विल बी कंसीडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर। अब क्या करेगा या आप अपने आप समझ सकते हैं, क्योंकि तीनों बार हमने एक स्टेप आगे बढ़े। अब हमने पाकिस्तान को उस मुकाम पे जाके पहुंचाया है कि आप एक बड़ी महत्वपूर्ण बात देखिए, इसमें पाकिस्तान का अंदरूनी दृश्य देखिए। वो ये सिंध के अंदर क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है। और आप सबसे मजेदार बात देखिए, जानते क्या है, आर्मी चीफ क्या बोले वो तो एक बात है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने 2 दिन पहले बयान दिया है कि खैबर पख्तूनख्वा में
जो तहरीके तालिबान है, आज तक वो कहते थे इट इज अ प्रॉक्सी ऑफ अफगानिस्तान, आज उन्होंने कहा इट इज अ प्रॉक्सी ऑफ इंडिया। मतलब वो तहरीके तालिबान जो कहता है कि पाकिस्तान में शरिया लागू है, पर ये प्योर इस्लाम नहीं और कट्टर होना चाहिए, यानी जिसमें महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए वगैरह वगैरह, उस ढंग की बात वो कह रहे हैं कि साहब उसको हमसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब एक बात वो साफ हो गई, ये टू नेशन थ्योरी जो 15 अप्रैल को बड़े जलवाए जलाल से आसिम मुनीर साहब दिखा रहे थे, उसके चिन्ने चिन्ने उड़ गए। भाई कौन लड़ रहा है वहां? अफगानिस्तान में, बलूचिस्तान में कौन लड़ रहा है? वो मुस्लिम नहीं है क्या? सिंध में जो लड़ रहे हैं मुस्लिम नहीं है क्या? खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम नहीं है क्या? फाटा में, फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्राइबल एरिया, वहां पे जो लड़ रहे हैं वो मुस्लिम नहीं है क्या? पीओके में जो उनके खिलाफ चल रहा है, और बांग्लादेश क्या था? मुस्लिम नहीं था क्या? इसलिए एक और बात समझिए, आज पाकिस्तान की स्थिति जानते क्या हो गई है? इन्हीं लोगों को उसने समझाया था, आओ साथ में मिलकर रहेंगे, टू नेशन थ्योरी है, सारे मुस्लिम साथ में रहेंगे। तो मुझे इस समय पाकिस्तान की आवाम से बड़ी वो लगती है, एक सहानुभूति लगती है कि वो तो पाकिस्तान की फौज में ऐसा कैद कर लिया है, जैसे कहते हैं ना, कैद में है बुलबुल सैयाद मुस्कुराए, रहा भी ना जाए चुप रहा भी ना जाए। मगर जो उनकी आवाम थी, यानी बलूचिस्तान के लोग, सिंध के लोग और अदर प्रोविंसेस के लोग, उन लोगों के दिल में आज पाकिस्तान की हालत जानते क्या हो गई? वो पुराना गीत आपको रजत जी याद होगा, रहते थे कभी जिनके दिल में, हम जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के कूचे में, पर आज गुनहगारों की तरह। मगर अब जो आगे है, हम उनको उस मुकाम पे धीरे धीरे ले जा रहे हैं कि वो अब आगे ये कहेंगे कि स्वरूप धरे जीने के लिए, बैठे हैं हजारों जहर पिए, ठोकर न लगाना, हम खुद हैं गिरती हुई दीवारों की तरह। सुधांशु जी, फ्यूचर के लिए मोदी जी ने कहा है, उन्होंने कहा कि रात के अंधेरे में जब हम सूरज उगाते हैं तो दुश्मन को दिखाई देता है भारत माता की जय। 15 अगस्त 2016 को शायद प्रधानमंत्री जी ने बलूचिस्तान का विषय उठाया था। उस दिन रात में एक अंग्रेजी चैनल पर टीवी डिबेट में था, तो बलूचिस्तान के प्रतिनिधि के रूप में वाशिंगटन डीसी से एक अहमद मुफ्ती खान बैठे थे और पाकिस्तान की तरफ से जनरल शफकत सईद। अब उसमें जो आपने बोला उससे ये कनेक्ट होगा जाके, तो उसने कहा, बलूच नेता ने, कि इस पूरे एरिया में देर आर countries which are having an ethnicity and identity, like Uzbekistan is having an Uzbek identity, Kazakhstan is having a Kazakh identity, and Afghanistan is having an Afghan identity. But if there is only one fake country in this region which is having no identity, that is Pakistan. तो क्या हुआ कि जो पाकिस्तान के प्रतिनिधि बैठे थे, उन्होंने ये कहा कि what you are talking about, are you not Pakistani? तो बलूच नेता क्या कहता है, I am बलूच, I am not Pakistani. अब सुनिए उसके आगे जो जनरल शफकत सईद बोलता है, वो कहता है, If you are not Pakistani, are you Hindustani? Then what is your identity? अब सुनिए बड़ी मजेदार बात, अहमद मुफ्ती खान ये कहता है कि वी आर बलूच, वी आर नॉट पाकिस्तानी, हमारी फिर हिंदी में बोला, हमारी आइडेंटिटी है कि हम हिंगलाज माता की संतान है। अब सुनिए, इसके बाद पाकिस्तान वाला बोलता है, अब वो इंग्लिश चैनल में हिंदी पे नहीं आ गया, अबे तबे पे आ गया, उससे बोलता है, अबे हिंगलाज माता क्यों, भारत माता ही क्यों नहीं बोल देता? अब सुनिए, उसके बाद अहमद मुफ्ती खान कहता है कि हाँ, मैं फिर रिपीट करता हूं, हम बलूच हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम हिंगलाज माता की संतान हैं, और मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है, भारत माता की जय। अब उसके बाद तो वो टेम्पर लूज कर गया, कहने लगा मोदी का आदमी है, ये है वो है, प्रणाम बोलने लगा। इसलिए जो आपने भारत माता की जय कहा, ये एक बहुत गहरा भाव है। और ये जानते हैं भाव कहां से आता है? प्रधानमंत्री जी करणी माता मंदिर कुछ दिन पहले गए बीकानेर के दौरे में। वैसे करणी माता मंदिर आपको बताओ ना, वो प्रसिद्ध मंदिर, इसमें चूहे बहुत पाए जाते हैं। भारत कैसे जुड़ता है समझिए, भारत माता का भाव कहां से आता है? जब आप करणी माता में जाकर श्रद्धा से अपना सर झुकाते हैं तो वैष्णो देवी से भी आपकी श्रद्धा जुड़ जाती है, पूर्व में कामाख्या देवी से भी जुड़ जाती है, मध्य में विंध्यवासिनी जी से भी जुड़ जाती है, पश्चिम में मुंबा देवी से भी जुड़ जाती है, दक्षिण में कन्याकुमारी से भी जुड़ जाती है। पूरा राष्ट्र आपके सामने एकाकार हो जाता है। और तो और ढाका की ढाकेश्वरी से भी जुड़ जाती है और बलूचिस्तान की हिंगलाज माता से भी जुड़ जाती है। इलाका कोई कहीं भी रहे, पूरा भारत एकाकार होकर आपके सामने आ जाता है। इसलिए जिनको भारत माता का मतलब नहीं पता है, ये भारत एक जीवंत राष्ट्र है जिसे ना काटा जा सकता ना बांटा जा सकता। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ लैंड
लैंड कहीं भी चली गई हो वो हमारे कॉन्शियस का हिस्सा है। और कोई कहे नहीं ये तो थॉट है, ये तो वैसा है, तो मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, ननकाना साहब और करतारपुर साहब आज पाकिस्तान में हैं फिजिकली, पर वो भारत के इतिहास और संस्कृति का हिस्सा है या पाकिस्तान की? इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेजर एरिया वहां है, वो उसका हिस्सा है या हमारा हिस्सा? और तो और हमारे राष्ट्रगान में पंजाब सिंध गुजरात मराठा है, सिंध भले ही वहां हो पर वो भारत की चेतना का हिस्सा है। इसलिए भारत और भारत माता को समझ पाना इन लोगों के बस की बात नहीं है। तब लोग तो ये जानना चाहते हैं ये बलूचिस्तान कब अलग होगा? देखिए, समय आने पर सारी चीजें होती हैं। इतना जरूर वहां के बलूचिस्तान के लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, और आगे वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बता दें जो हमारे दिल में है। वैसे मैं एक टेक्निकल बात भी बताना चाहता हूं। आज भारत इस स्थिति में क्यों है? मोदी जी ने 10 साल में भारत को जिस पोजीशन पे ले जाके खड़ा किया है, आप उस पॉइंट को समझिए। 10 साल पहले डिफेंस प्रोडक्शन में हम बहुत कम थे, आज 1,27,000 करोड़ रुपए का डिफेंस प्रोडक्शन। एक छोटी सी बात, ऐसा नहीं हमारे साइंटिस्टों में और इंजीनियर्स में दम नहीं था। हम मिसाइल उस जमाने में भी बनाए थे, कांग्रेस के रिजीम में हमने सैटेलाइट्स भी बनाए थे, पर आप सोचिए मिसाइल बनाने वाला देश जो था वो एसॉल्ट राइफल नहीं बना रहा था। ऐसा हो सकता है क्या? क्षमता थी हमारे पास। सैटेलाइट बनाने वाला देश फाइटर प्लेन नहीं बना रहा था। मोदी जी ने डिफेंस प्रोडक्शन को जिस सीमा तक ले जाके शुरुआत की, तो आज आप देखें हमारे यहां एसॉल्ट राइफल भी बन रही है, सारी चीजें बन रही हैं। तो आज हम 80% अधिक मामलों में आत्मनिर्भर हैं। और इस वजह से, और आप देखिए जिसको लोग डिप्लोमेसी की बात करते हैं, हमें रशिया से S-400 भी मिला, जबकि हम क्वाड के मेंबर हैं। क्वाड के मेंबर होने के बाद S-400 मिला, और S-400 मिलने पे अमेरिका की तरफ से धमकी थी, सैंक्शन की धमकी, तो उन्होंने नहीं सैंक्शन लगाया, हमको प्रीडेटर ड्रोन भी देने का तय कर लिया। हमारा पैक्ट हो गया उनके साथ, जो नाटो कंट्रीज के बाहर किसी में नहीं था। और आप देखें 2020 में गलवान के बाद रक्षा मंत्री जी ने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की जो शुरुआत भी कर दी थी, उसी समय से सरकार ने निर्णय ले लिया। आज भारत जिस मामले में आत्मनिर्भर है, और एक और बात समझिए, जब वॉर होता है बहुत सारी सिक्योरिटी की जरूरत होती है, एनर्जी सिक्योरिटी। हमारा सबसे ज्यादा फॉरेन से किस चीज पे डिपेंडेंस है? ऑयल पे। आज आप बताइए ऑलमोस्ट 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवेज हो गया, तो ऑयल पे डिपेंडेंसी कम हो गई ना। जो पेट्रोल में इथेनॉल, वो हमने 20% के आसपास कर लिया, तो 20% डिपेंडेंसी कम हो गई। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर आए, वो हमारी डिपेंडेंसी कम हो गई। तो जो ऑयल है हमारा, क्योंकि फाइटर प्लेन इलेक्ट्रिक से नहीं चल सकता है, बख्तरबंद गाड़ी इलेक्ट्रिक से नहीं चल सकती, कार चल सकती है। सोचिए कितनी दूरदृष्टि थी मोदी जी की, अगर इस चीजों को पहले से सारी बना के नहीं रखा होता और देशों के साथ ऐसा नहीं बना के रखा होता। मैं फिर पूछना चाहता हूं, जो लोग S-400 का विरोध कर रहे थे, हमसे कहते थे रशिया यूक्रेन की लड़ाई में आप लोग खुल के यूक्रेन के साथ नहीं, आज बताइए हमारे 2/3 जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं उनका कनेक्शन रूस के साथ है। आज हमारे लिए आपकी सारी बातें मान लेता हूं कि हमारा पराक्रम, हमारी वीरता, हमारी शक्ति, हमारी सेना की ताकत, सब कुछ है हमारे पास, तो भी कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में क्यों है? बिल्कुल आपने बहुत सही कहा है। कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, और दूसरा हिस्सा ऐसा था जिसके पास 2 झंडे थे अगस्त 2019 से पहले, जिसके लिए अटल जी के मुंह से पंक्ति निकली थी कि 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। रावी के तट पर 1930 में स्वराज्य का वो हुआ था। तो अगर देखें तो 5 अगस्त 2019 के बाद जब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया, तो आधा काम तो पूरा हो गया। अब आगे का जो रेजोल्यूशन है, भविष्य में उचित मौके पर, और मेरा यह मानना है वहीं अंदर ये हालात होंगे। भाई हम तो मानते पीओके की जनता तो हमारी है, क्योंकि हमने तो सीट रिजर्व कर रखी है जम्मू कश्मीर असेंबली में। तो चिंता मत करिए, आने वाला वक्त खुद ब खुद ऐसा आएगा। ये डायरेक्ट एक्शन की धमकी देकर ये देश बना था, ये डायरेक्ट एक्शन ही इसको निपटाएगा।